अब हम लोग बात करेंगे केस 4 की, जब वस्तु मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। तो अब की बार हमारी वस्तु है मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। तो हम अपनी वस्तु को ले लेते हैं मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। ये रहा मुख्य फोकस और ये रहा वक्रता केंद्र, इसके बीच हमारी एक वस्तु है। तो वस्तु ए बी ले लेते हैं। ए बी नाम का ये एक वस्तु है जो मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी हुई है। अब हमें इसकी प्रतिबिंब प्राप्त करनी है। तो इससे सबसे पहले किरण एक प्रधान अक्ष के समांतर होते हुए दर्पण पे जाती है। ये पहली किरण है जो प्रधान अक्ष के समांतर होकर दर्पण पे पड़ी। तो जो किरणें प्रधान अक्ष के समांतर होकर दर्पण पे पड़ती है, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। तो ये किरण इस प्रकार से गुजर जाएगी। अब हमें दूसरी किरणें गुजारनी है, क्योंकि प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कम से कम 2 प्रकाश की किरण गुजरनी चाहिए। तो 2 किरण हम लोग या तो फोकस से गुजार सकते हैं या सीधा ध्रुव पर। तो हम लोगों के लिए आसानी होगी, फोकस से गुजार लेते हैं। तो जब कोई किरण फोकस से होकर दर्पण पे पड़ती है तो वो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। तो दूसरी किरण हम लोग मुख्य फोकस से होकर दर्पण पे गुजार देते हैं। ये मुख्य फोकस से होकर दर्पण पे पड़ी तो परावर्तन के बाद बिल्कुल इस तरह से निकल जाएगी, जो कि प्रधान अक्ष के समांतर होगी। तो ये प्रधान अक्ष के समांतर होकर के निकल जाएगी। और यहाँ पर ये दोनों कट रही है बिंदु, ये दोनों रेखा, ये दोनों किरणें आपस में इस बिंदु पे कट रही है। तो इस कटन बिंदु पर ही इस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो हम लोग इसका प्रतिबिंब बना लेते हैं। ये रहा हमारा ए डैश बी डैश। तो हमारा इस प्रकार से प्रतिबिंब बन गया है। तो प्रतिबिंब की स्थान सबसे पहले कहाँ आई? वक्रता केंद्र के बाहर, यानी वक्रता केंद्र के बाहर तो लिख सकते हैं वक्रता सी तथा अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, सी तथा इन्फिनिटी के बीच। और आकार में वस्तु इतना छोटा, ये थोड़ा सा बड़ा, तो वस्तु से बड़ा आकार में हो जाएगा, वस्तु से बड़ा। और प्रकृति इसकी ये उल्टी है, बिल्कुल इस प्रकार से है वस्तु। तो ये वस्तु उल्टा है और वास्तविक होगा। अवतल दर्पण में बनी प्रतिबिंब वास्तविक होती है, तो ये वास्तविक हो गई। चलिए एक बार और देख लेते हैं। अब की बार हम लोगों को लेना है जब वस्तु मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हो। तो हमारी वस्तु है मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो हमारी ये ए बी वस्तु है जो कि मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में है। इससे निकलने वाली पहली किरण हमारी ए एम मान लेते हैं, दर्पण पे प्रधान अक्ष के समांतर होकर पड़ी। और जो किरण प्रधान अक्ष के समांतर होकर दर्पण पे पड़ती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है, जो हमारा इस प्रकार से निकल गया। और दूसरी किरण हम लोग मुख्य फोकस से होकर दर्पण पे पड़ाते हैं, यानी गिराते हैं। तो जो किरण मुख्य फोकस से होकर दर्पण पे पड़ती है वो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष से समांतर होकर निकल जाती है। ये दोनों किरणें इस जगह पे कट रही है ए डैश बिंदु पे। तो ए डैश बी डैश इसी कटन बिंदु पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा जो ए डैश बी डैश होगा। तो ये प्रतिबिंब हमारा कहाँ हुआ? वक्रता केंद्र के बाहर, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। और प्रतिबिंब वस्तु से थोड़ी बड़ी, और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब है तो इसकी उल्टा होगा। ओके, अब हम लोग बात करेंगे केस 5 की। इस केस में वस्तु मुख्य फोकस पर है। तो अब की बार हमारी वस्तु है मुख्य फोकस पे, हमें इसकी प्रतिबिंब प्राप्त करनी है। तो एक वस्तु ले लेते हैं जो कि मुख्य फोकस के ऊपर है। तो अब की बार हमारी वस्तु आ गई, वस्तु ए बी ले लेते हैं, मुख्य फोकस पर ही वस्तु ए बी। अब इससे कम से कम 2 प्रकाश की किरण गुजारेंगे जो परावर्तन होकर के किसी बिंदु पर कटेगी और उसी बिंदु पर हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो 2 बिंदु निकालते हैं। पहली बिंदु इस पर से ले लेते हैं। पहली बिंदु प्रधान अक्ष के समांतर होकर दर्पण पे गुजरती है, ये पड़ती है। तो ये समांतर है, तो ये फिर मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी इस प्रकार से। ये हमारी पहली किरण हो गई। अब दूसरी किरण लेते हैं। तो दूसरी किरण हम लोग यहाँ से ध्रुव पे डाल देते हैं। फिर वो ध्रुव पे आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार परावर्तित हो जाती है, यानी जितने एंगल से पड़ती है उतने एंगल से ही वापस चली जाती है। तो ये ध्रुव पे आई, ये जितने एंगल से आई उतने एंगल से ही वापस चली जाएगी, उतने एंगल से ही वापस चली जाएगी इस प्रकार से। तो ये दोनों परावर्तित किरणें हमें समांतर समांतर दिख रही है, समांतर समांतर, यानी कि ये आपस में एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगी। ये जब एक दूसरे की
को कभी नहीं काटेगी, तो हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि ये दोनों किरणें आपस में अनंत पर जा कर के मिलेगी, जहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा और जो प्रतिबिंब बहुत बड़ा होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इस चीज़ को मान लेते हैं कि ये दोनों किरणें आपस में जा करके अनंत पर मिलेगी, जहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, जो प्रतिबिंब बहुत बड़ा होगा। और चूंकि अवतल दर्पण है तो इससे बनने वाली प्रतिबिंब वास्तविक होगी और उल्टी होगी। हालांकि अनंत पर जा करके किसी ने प्रतिबिंब को देखा नहीं है, फिर भी हम लोग ये मान लेते हैं। स्थान अनंत पे हो गया, स्थान अनंत पे, प्रतिबिंब का स्थान अनंत पे बन गया। आकार बहुत बड़ा, बड़ा बहुत बड़ा, उल्टा हो गया बहुत बड़ा। और उसके बाद प्रकृति वास्तविक तथा उल्टी, वास्तविक तथा उल्टी। क्लियर है। अब की बार हमारी वस्तु है मुख्य फोकस पर, तो मुख्य फोकस से निकलने वाली पहली प्रकाश की किरणें ए एम ले लेते हैं। ए एम प्रधान अक्ष के समांतर होकर दर्पण पे पड़ी, जो परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर निकल गई। दूसरी किरणें ध्रुव पे पड़ी, तो ध्रुव पर पड़ने वाली किरणें प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम का पालन करते हुए वापस लौट जाती है। जो दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर दिख रही है, यानी ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। तो ये कभी नहीं काटेगी, तो हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि ये एक दूसरे को अनंत पे जाके काटेगी, जहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। और जो प्रतिबिंब बहुत बड़ा होगा, आभासी होगा, नहीं सॉरी वास्तविक होगी और उल्टा होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम लोग केस 6 को देखेंगे। केस 6 में जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच हो। अब की बार हमारी वस्तु अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में है। ये रहा हमारा ध्रुव और ये मुख्य फोकस। तो एक वस्तु ले लेते हैं मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में। ये हमारा वस्तु है ए बी नाम का, जो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में है। अब इससे हम लोग कम से कम 2 किरण गुजारेंगे, जो जहाँ पे कटेगी वहीं पे हमारी प्रतिबिंब प्राप्त होगी। तो इससे हम लोग पहली प्रकाश की किरण गुजारते हैं प्रधान अक्ष के समांतर होते हुए। यदि ये प्रधान अक्ष के समांतर होकर दर्पण पे पड़ी, तो यह परावर्तन के समय इस प्रकार से गुजरेगी, जो मुख्य फोकस होकर गुजरेगी। ये मुख्य फोकस होकर गुजरेगी, इस प्रकार से ये निकल जाएगी, ये मुख्य फोकस होकर निकल जाएगी। तो ये हुआ हमारा पहली किरण। और दूसरा किरण हम लोग गुजारते हैं, दूसरा किरण गुजारते हैं। ये दोनों किरणें आपस में जहाँ कटेगी वहीं पे हमारी प्रतिबिंब प्राप्त होगी। तो दूसरा किरण हम लोग ध्रुव पे लाते हैं। तो ध्रुव पे ये किरण जितना एंगल से आएगी उतने एंगल से ही वापस जाएगी। जितने एंगल से आया उतने एंगल से ही ये वापस भी जाएगा, उतने ही एंगल से वापस जाएगा। ये हमारा दूसरा प्रकाश की किरण हुआ। ये दोनों प्रकाश की किरणें धीरे धीरे एक दूसरे से दूर हटती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि ये दोनों किरणें आगे जाकर के कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन ये दोनों किरणें पीछे के एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। जब इसे हम लोग पीछे बढ़ाते हैं इस प्रकार से, जब इसे हम लोग पीछे इस प्रकार से बढ़ाते हैं, तो ये पीछे के एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि यहीं पर इस वस्तु का प्रतिबिंब, यानी कि इस बिंदु से ये दोनों प्रकाश की किरणें आ रही है। तो इस प्रकार से हमारा प्रतिबिंब यहीं प्राप्त होता है। इसका नाम ए डैश बी डैश हुआ। वस्तु भी ए बी है और प्रतिबिंब भी ए डैश बी डैश है, यानी कि प्रतिबिंब अब की बार हमारा सीधा है। जब प्रतिबिंब सीधा है तो ये इसकी प्रकृति क्या होगी, काल्पनिक। तो लिखते हैं प्रतिबिंब का स्थान वस्तु दर्पण के पीछे आ गया। अब की बार प्रतिबिंब आ गया दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे क्या है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। आकार में वस्तु इतना बड़ा छोटा और ये प्रतिबिंब इतना बड़ा, तो वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ी। और प्रकृति इसका सीधा तथा काल्पनिक है, सीधा तथा आभासी। इस प्रकार से हमारा प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। अब क्या प्रतिबिंब वस्तु हमारा ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में है। इससे निकलने वाली पहली प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर होकर गया और जो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर गई। दूसरे किरण ध्रुव पे पड़ी, जो प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम को पालन करते हुए परावर्तित हो गई। और ये दोनों किरणें एक दूसरे से हटती हुई दिखाई दे रही है, जो एक बिंदु दर्पण के पीछे के एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो दर्पण के पीछे के इस बिंदु पर ही इसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है। यहाँ पे ए डैश बी डैश दर्पण के पीछे होता है और वस्तु से थोड़ी बड़ी होती है और प्रकृति इसकी सीधी तथा आभासी होती है।